हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल वोट की राजनीति में अपराध की ताजपोशी पर है। बिहार की एक खबर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही है। बाहुबलियों की बहार है, नीतीश कुमार है। डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी और बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन को समय से पहले जेल से रिहा करने के लिए नीतीश कुमार ने जेल का नियम बदल डाला। आनंद मोहन की रिहाई की हड़बड़ी इतनी ज्यादा कि जिन 27 कैदियों को रिहा करने की लिस्ट नीतीश सरकार ने जारी की है, उसमें से बक्सर के एक 93 साल के कैदी की पहले ही मौत हो चुकी है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे अफसोसनाक यह है कि आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार के किसी भी राजनीतिक दल को कोई ऐतराज नहीं है। नीतीश के फैसले के विरोध की खानापूर्ति के लिए बीजेपी ये दलील दे रही है कि आनंद मोहन तो निकल जाए, कोई बात नहीं, वो बेचारे हैं, फंसाए गए हैं, बहुत सजा काट चुके हैं, लेकिन बाकी 26 दोषी नहीं रिहा होनी चाहिए। बीजेपी नीतीश पर बिहार में अपराधियों के हौसले को बढ़ावा देने का आरोप लगाती है, लोक सेवकों की जान को बढ़ते खतरे की चिंता जताती है, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई पर ज्यादा सवाल नहीं उठाती। हालांकि आईएएस एसोसिएशन ने नीतीश कुमार के इस फैसले का विरोध करते हुए उसे वापस लेने की मांग की है। पटना के पूर्व आईपीएस हाईकोर्ट में अर्जी भी डालने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के इस फैसले से सरकारी कर्मियों के हौसले टूटेंगे और बिहार में अपराधियों के हौसले बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या आनंद मोहन को रिहा करके नीतीश कुमार बिहार में राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या बिहार में 80 लाख से ज्यादा राजपूत वोट बैंक को कब्जा में करने के लिए नीतीश आनंद मोहन को रिहा कर रहे हैं? क्या राजपूत वोटों के लालच में ही बीजेपी आनंद मोहन की रिहाई का विरोध नहीं कर पा रही है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का एक ऐसा बाहुबली जिसने मौत की सजा को मात दे दी, जिसके लिए जेल का कानून बदल दिया गया। अब दामन पर कत्ल का दाग लिए वो बाहुबली जल्द बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला है। सब सियासी माने का जवाब दिया जाएगा। नीतीश के एक फैसले से ऐसे बाहुबली आनंद मोहन अब सलाखों से बाहर आ रहे हैं, जिसके दामन पर डीएमजी कृष्णैया के कत्ल के दाग हैं। उसके लिए नीतीश कुमार ने 11 साल पुराने जेल मैनुअल में बदलाव कर डाला। सवाल ये है कि सिर्फ एक अपराधी छवि वाले नेता को जेल से निकालने के लिए नीतीश ने लोक सेवकों के हत्यारे को खुली छूट क्यों दे दी? क्योंकि जेल मैनुअल में बदलाव के बाद वैसे सारे कैदी बाहर आ जाएंगे जिन्होंने कभी लोक सेवकों की हत्या की। जिलों से टेलीफोन आ रहा है कि जो उनके जिले के बड़े बड़े अपराधी थे जेल से छूट रहे हैं, लोग भय के साए में जी रहे हैं। बीजेपी की शिकायत यही है कि जेल मैनुअल बदलने से आनंद मोहन के बहाने और भी तो अपराधी छूट जाएंगे। बिहार में 1924 के जेल मैनुअल को 88 साल बाद 12 दिसंबर 2012 में नीतीश कुमार ने बदला था। इस मैनुअल की धारा 481(1) में आखिरी लाइन थी कि ड्यूटी पर सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में आजीवन कैद की सजा पा रहे कैदी 433(a) सीआरपीसी के तहत तभी रिहा किए जाएंगे जब वो 20 साल की सजा पूरी कर लेंगे। जेल मैनुअल में ये प्रावधान आनंद मोहन की जेल से रिहाई के आड़े आ रहा था। लिहाजा नीतीश कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश के बहाने से 2012 की जेल मैनुअल में से काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या वाले शब्दों को विलोपित किए जाने का आदेश निकाल दिया। इसके साथ ही आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि आनंद मोहन 16 साल से जेल में थे। पापा 16 वर्ष से जेल में थे और इनोसेंट होने के बावजूद जिस चीज को मेरे पिताजी ने कभी किया ही नहीं, उसकी सजा हम लोगों ने पाली है। बीजेपी के खेमे में सुशील मोदी हों या गिरिराज सिंह, उधर तेजस्वी यादव हों या पप्पू यादव, बिहार में आनंद मोहन की रिहाई से किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि हर दल नीतीश के इस फैसले को अपने सियासी चश्मे से देख रहा है और कोई नेता आनंद मोहन की इस रिहाई का विरोध नहीं कर पा रहा। देखिए, हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है। वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार को क्या बेनिफिट होने वाला है इससे भाई? ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है क्या? भैया इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्या है? जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के।
आनंद मोहन की रिहाई का कोई विरोध इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हर दल को बिहार में सवर्ण वोट का फायदा दिखता है। आंकड़े भी बताते हैं कि बिहार में राजपूतों की आबादी करीब 6 से 8% है। 30 से 35 विधानसभा सीटों और 7 से 8 लोकसभा सीटों पर जीत और हार के नतीजे राजपूत वोटर तय करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 राजपूतों को टिकट दिया था और ये सभी जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 28 राजपूत विधायक जीते थे, जिनमें बीजेपी के 15 राजपूत विधायक हैं। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार इसी राजपूत वोट बैंक को पाले में करने के लिए नियम, कानून, सुशासन, मर्यादा, दलित, न्याय, नैतिकता सबकी परवाह किए बिना आनंद मोहन को रिहा कर रहे हैं। कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार ने चाहे जो फैसला किया हो, लेकिन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन को रिहा कराने के बाद देश के लोक सेवकों ने काफी निराशा जताई है। नीतीश के फैसले के विरोध में सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखकर इस फैसले की समीक्षा की मांग की है। वकीलों से बात की है, तैयारी शुरू हो गई है। 1-2 रोज में हम लोग इस मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल करेंगे। 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में मारे गए डीएम जी कृष्णैया के परिवार वाले तो नीतीश के इसके फैसले से काफी निराश हैं। को तो हैंग टू देखते अच्छा था, मगर हम लोगों को तो बहुत दुख हुआ डिसीजन उसको चेंज, वो डिसीजन को लेके चेंज कर दिया। तो लोगों के दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि जो भी नीतीश कुमार जी ने किया है वो सरासर गलत है। अपराध को राजनीतिक शह देने के नीतीश के फैसले की नैतिक आलोचना हर जगह हो रही है। मायावती ने तो नीतीश के फैसले को दलित विरोधी भी बता दिया है, लेकिन जीतन राम मांझी जैसे बिहार के दलित नेता भी आनंद मोहन को क्लीन चिट दे रहे हैं। पटना से शशि भूषण और मुजफ्फरपुर से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बाहुबलियों की बहार है, नीतीश कुमार है, इस मुद्दे को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है अतीक अहमद से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले, अतीक के प्रयागराज दफ्तर में मिले खून पर बड़ा खुलासा हुआ है। आज तक ने प्रमुखता से यह खबर आप तक पहुंचाई थी कि उसके दफ्तर में कैसे खून के छींटे जगह जगह मिले थे। एफएसएल की रिपोर्ट में पुलिस को मिला है इंसानी खून, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। एफएसएल की रिपोर्ट में खून इंसान का बताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार अरविंद ओझा और हमारे तमाम सहयोगी आपको पल पल की जानकारी दे रहे थे। हालांकि पुलिस वालों से जब इस बाबत सवाल पूछा गया था तो वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए थे, लेकिन अब ये साफ हुआ है। एफएसएल की रिपोर्ट बताती है कि प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर के भीतर से जो खून मिले थे वो इंसानी खून है। अब सवाल यह है, इतनी बड़ी पुलिस चौकसी में वहां आया कोई कैसे? अतीक अहमद के मारे जाने के बाद उसके दफ्तर को पूरी तरह से सील क्यों नहीं किया गया? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है, और सवाल ये भी कि आखिर ये इंसानी खून किसके हैं? इन सब के बीच गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता अभी भी फरार बताई जा रही है, उनके बारे में कोई जानकारी पुलिस वालों के पास है नहीं। कमरे में रखे दुपट्टे में खून, दीवारों पर खून, फर्श पर खून, किचन में खून के छींटे। अब सवाल यह है कि यहाँ पर कौन गया था? अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, पुलिस वाले इस पूरे मामले में जिस तरह की कोताही, लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे थे, सवालों का जवाब भी गोलमोल दे रहे थे। एफएसएल की रिपोर्ट बता रही है इंसानी खून है, क्या जानकारी मिली है? अब किसका ये खून हो सकता है? अब उसका मिलान कराने के लिए पुलिस की ओर से क्या कोशिशें की जाएंगी? नहीं, देखिए आपको बताऊं चित्रा, जो प्रयागराज के सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया है कि एफएसएल रिपोर्ट उनको मिल चुकी है, और साथ ही साथ ये भी बताया कि एफएसएल रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये जो खून मिले थे वो इंसानी खून है। लेकिन साथ ही साथ जो प्रयागराज के सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने आज तक को बताया कि वो दफ्तर ऐसा है, चूंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर अतीक या अतीक से जुड़े लोग पहुंचे इसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि वहां पर मीडिया कर्मियों का और पुलिस का ही जमावड़ा होता था। पुलिस ने कुछ ड्रग एडिक्ट को पकड़ा हुआ है जिनको कुछ चोट भी लगी हुई है, और ये भी इनपुट्स मिला था कि वहां पर कुछ नशेड़ी, कुछ ऑटो ड्राइवर, चूंकि वो खाली प्लॉट था, वहां पर बैठा करते थे, खाना पीना करते थे, उनको भी हिरासत में लिया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ जो सैंपल है उसको कलेक्ट किया गया, उसका मिलान अभी भी किया जाएगा, यानी अभी भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। हाँ, एफएसएल रिपोर्ट जरूर आई है, खून के कुछ छींटे थे। साथ ही साथ ये भी बता दूं
कि खून की ये छींटे पड़े थे, वहां कुछ कांच के शीशे भी टूटे हुए थे। तो पुलिस को यह भी आशंका है कि कोई शख्स वहां पर चोरी करने के इरादे से गया हो। तो ये पुलिस इस तरह के कयास लगा रही है और लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर वो अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा इस पूरी जानकारी के लिए। पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। और अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश से बिहार। बिहार की रिपोर्ट आपको दिखा दी है। आपको बताते चले आनंद मोहन की रिहाई की पूरी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। कल किसी भी वक्त वो जेल से बाहर आ सकते हैं, हमेशा के लिए, वो भी तब जब नीतीश सरकार ने उनके हित में बड़े फैसले लिए हैं और 4 साल पहले ही रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए आनंद मोहन क्यों मजबूरी बन गए हैं इस वक्त, बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। धनंजय गिरी जी स्पोक्स पर्सन है बिहार भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आप आ चुके हैं। राजीव रंजन जी नेशनल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आप स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद वाजपेयी जी स्पोक्स पर्सन है एलजेपी के, वो भी हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रणब अग्रवाल जी आप कन्वीनर हैं इंडियन सिविल सर्विस एसोसिएशन के, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि बाकायदा आईएएस एसोसिएशन की ओर से नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पुनर्विचार की मांग इस पूरे मामले में की गई है, लेकिन फिलहाल कोई असर होता हुआ बिहार की सरकार पर इस पूरे मामले में नजर नहीं आ रहा है। विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। राजेश रंजन और पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप चीफ हैं जन अधिकार पार्टी के। और अमिताभ कुमार दास जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर आईपीएस हैं, आप ऊपरी अदालत का दरवाजा इस फैसले के खिलाफ खटखटाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले राजेश रंजन और पप्पू यादव जी आपसे शुरुआत करते हुए, आपको भी बड़े प्यारे लगने लगे हैं आनंद मोहन जी। 4 साल पहले रिहाई, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? आईएएस के जो परिवार वाले हैं, जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, जो उनके परिवार वाले हैं वो बेबस दिखाई दे रहे हैं। पप्पू यादव जी इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है बिहार सरकार का ये कैसा फैसला है। चित्रा जी मैं बेबाक रहा हूँ। पहले आप किसी भी मर्डर के सरकमस्टेंस परिस्थिति को आप समझने का प्रयास करिए। क्या ये रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर है? क्या कोई घटना, जब घटना घटी, मैं उस घटना को से पूरा देश दुखी था, हम दुखी हैं, उनके परिवार दुखी है, लेकिन क्या इस बात को हम भूल जाएंगे सर, कि जो किसी की जान ले ली गई, आप कह रहे घटना घटी है, मर्डर था सर, वो घटना नहीं थी, कैसी बात कर रहे हैं पप्पू यादव जी? चित्रा जी आप सुन लें, चित्रा जी एक बात सुने, एक मर्डर होता है कि जो कोई शूटर मारता है किसी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत होती है, किसी सत्ता पर जाने के लिए हम जातीय दंगा, धार्मिक और उन्मादी दंगा करते हैं। एक मर्डर होती है जो हम रसूख के लिए करते हैं। एक होता है कि जो नरसंहार होती है, कई सारी परिस्थितियां इस बात को पैदा करती है मर्डर करने के लिए। क्या इसमें मर्डर करने के लिए कोई साजिश थी? अरे ऊपरी अदालत से फैसला आ चुका है पूरे मामले पर। राजेश रंजन जी इस समय हम उन्होंने मर्डर किया नहीं किया इस पर पूरे डिस्कशन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ऊपरी अदालत ने जब ये स्पष्ट कर दिया था कि वो अपनी सजा पूरी करेंगे, आप लोग अपना प्यार क्यों दिखाने लगे? एक आईएएस की हत्या का मामला है राजेश रंजन जी, आप समझ रहे हैं? चित्रा जी ये बीजेपी का एजेंडा क्यों बन गया? जो आनंद मोहन जी, अटल जी, अडवाणी जी, समता पार्टी, बीजेपी एक साथ बैठ करके चुनाव लड़ी थी, जो सुशील मोदी लगातार आनंद मोहन जी के रिहाई और बीजेपी करती रही, ये एजेंडा उनका। एक दूसरी चीज, 14 साल के बाद एक मर्डर, एक आजीवन कारावास में एक होता है केस डेट, एक होता है आजीवन कारावास, और उस आजीवन कारावास में गवर्नमेंट 14 साल के बाद मर्डर के तरीके को देखती है कि अरे जेल का मैनुअल ही बदल दिया गया। आप कह रहे हैं मर्डर के तरीके को देखती है। सर आप अपने आईएएस अधिकारियों को एक सेकंड सुनिए पप्पू यादव जी, आपके बिहार में जितने भी आईएएस अधिकारी या जितने भी इस तरह के कामकाज में लगे हुए बड़े अधिकारी हैं या फिर सरकारी कर्मचारी, उनको कैसे भरोसा देंगे? उनको कैसे भरोसा देंगे आप लोग कि वहां पर जो सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी हैं वो सुरक्षित रहेंगे? मैंने एक बात, आप लोगों ने तो दरवाजे खोल दिए ना अपराधियों के लिए। आप एक बात बताए ना चित्रा जी, जो आईएएस की नौवीं ट्वीट कर जो बात आज बोल रही है, उनसे आप पहले एक बात पूछिए कि आईएएस प्रदीप शर्मा और आर्यभट्ट के बारे में, और अभी जो बक्सर में एक आईएएस आत्महत्या कर लिया, उसके पीछे आज तक कई आईएएस की घटना घटी है, एक नहीं घटी है। ये एसोसिएशन किसके खौफ से, किसके डर से चुप थी? प्रदीप शर्मा भट्ट से लेकर के कितने आईएएस जेल में
जिंदगी बिता सर दी। मैं ये सवाल पूछ लूंगी, आईएएस एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि जो गलत है उसको आप सही ठहराने की कोशिशें करेंगे। चित्रा जी एक हैरान हूं मैं पप्पू यादव जी, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप उस महिला का चेहरा देखिए जो एकदम जवानी में विधवा हो जाती है, जिसके छोटे छोटे बच्चे, सर सुनिए मेरी बात, उसने अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखा था। एक बच्ची जो इतनी छोटी थी 1994 में। आप चित्रा जी मैं एक बात बोलूं, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी छोटे नहीं थे जब उनकी दादी और उनके पिता की मौत हुई थी? सर अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी इस डिबेट में कहां से आ गए? आप कैसे तुलना कर सकते हैं? आप कैसे तुलना, राहुल प्रियंका को क्यों लेकर आ रहे हैं? सर बिहार पे बात हो रही है, वहीं पर रहिए। इतने बड़े नेताओं को क्यों लेकर आ रहे हैं? वो आईएएस का सामान्य सा परिवार, दलित परिवार, गरीब परिवार, कितने मुश्किल से आईएएस बना होगा वो इंसान, और आज बैठकर आप लोग यहाँ पर समर्थन में खड़े हो गए हैं एक अपराधी के। हैरान हो रही हूँ मैं पप्पू यादव जी। चित्रा जी एक बात आपको मैं बता दूं, आप किसी को जस्टिफिकेशन अपराधी मत करिए, आप एजेंडा बीजेपी का तय मत करिए। सर आप कुछ भी कह सकते हैं, मुझे पता है। मैं आपसे तीखे सवाल पूछूंगी तो आप मुझ पर इस तरह के आरोप लगाएंगे। सर ये कोई नया नहीं है सर मैं पप्पू यादव की बात नहीं कर रही हूँ। सर मैं पप्पू यादव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समग्रता की बात कर रही हूँ राजेश जी, समग्रता की बात कर रही हूँ, समग्रता की बात कर रही हूँ राजेश रंजन जी। एक बेटी धरना पर बैठी हुई है, उसका अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ, क्या भूषण को सुसाइड होगा? अरे तो गलत को गलत ही बोलेंगे ना, केस दर्ज होना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए। हम थोड़ी ना समर्थन में खड़े हो गए हैं, किसी भी अपराधी के समर्थन में हम नहीं खड़े हुए हैं राजेश रंजन जी। ठीक है सर, समझ में आ गई आपकी बात। एक कुतर्क को करने के लिए आप दुनिया भर की इस तरह की बातें मत कीजिए, समझ गई मैं आपकी बात। 14 साल के बाद उनको लगा कि जो घटना घटित हुई थी उस दिन एक मॉब था, जो आनंद मोहन की पार्टी के नेताओं की मर्डर हुई थी, उसमें आनंद मोहन जी वहां पहुंचे और मॉब के द्वारा ये नहीं था पता कि ये डीएम जिस मॉब ने उसमें एक छोटा सा बोर्ड में नहीं लिखा हुआ था, उनको गोपालगंज जाना था, मुजफ्फरपुर होके चले गए। घटना घटित हुई, सब दुखी है, उनकी पत्नी को पति एक ईमानदार पति नहीं लगाया जा सकता। दुखी होने से दो बच्चियों को उनके सिर के ऊपर पिता का साया तो नहीं दे सकते ना सर। हम दुखी होकर एक विधवा महिला को उसका पति तो नहीं लौटा सकते ना, उस परिवार का भी जरा सोचेंगे। सर चित्रा बोल रही हूँ, अरे चित्रा बोल रही हूँ राजेश रंजन जी। ठीक है आप दुखी होइए, लेकिन आपके दुखी होने से क्या होता है? प्रणय अग्रवाल जी। लेकिन उस माँ से आग्रह करूंगा, क्या क्षमा पूछता उस गलत को? क्या 14 साल के बाद जब किसी सरकार ने एक सर्कमस्टांशियल परिस्थितियों को साथ मानते हुए उन्होंने आजीवन कारावास को एक उम्र के 65 साल आनंद मोहन की उम्र को देखते हुए, अरे उनकी उम्र को लेकर भी यहाँ पर तमाम गड़बड़ी सामने आ रही है। कोई 75 साल बोल रहा है, कोई 64 साल, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन प्रणय अग्रवाल जी आप कन्वीनर हैं इंडियन सिविल सर्विस एसोसिएशन के, आपने जो सवाल उठाए हैं मैं सीधा जवाब उनसे ले लेती हूँ। सीधा जवाब सर। बीजेपी को इतना नीमक मिर्ची क्यों लग रही है? नीतीश कुमार जी ने कोई, अरे सर बीजेपी से भी पूछ लेंगे ना कि बीजेपी भी तो खुलकर नहीं बोल रही है। ठीक है सर, अब बात मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं जा रही है, उनकी आवाज को थोड़ा डाउन कीजिए और उनको दोबारा से पैच कीजिए और उनको सही नाम भी बताइए। प्रणय अग्रवाल जी सीधे आपके पास आते हुए, वो कुछ आईएएस की आत्महत्या का मामला गिना रहे हैं, कुछ दूसरे मामले गिना रहे हैं, कह रहे हैं इस पूरे मामले में आईएएस एसोसिएशन कुछ नहीं बोलती है। इस मामले में आप लोग चिट्ठी लेकर सामने आ गए। प्रणय अग्रवाल जी। चित्रा जी, अव्वल तो जो अभी मुझसे पहले जो वक्ता थे उनकी भाषा से और पूरे राजनीतिक जो हमारा वर्ग है उसकी भाषा से ये तो क्लियर हो गया कि राजनेता जो होते हैं वो चोरी और उस पर से सीना चोरी करने में माहिर है। ठीक है, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी मैं सबसे कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और हाथ जोड़ के मैं बिहार के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि अपने इस डिसीजन को वापस लें। अभी भी समय है ना, तो इससे पहले कि वो रिलीज हो, ठीक है, और वो अपनी थोड़ी सी छवि को बचा ले। ठीक है जी, जिस प्रदेश में साफ बात है कि आईएएस अफसर तक सुरक्षित नहीं है, वहां नीचे के तबकों के सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा, और आम आदमी की तो आप छोड़िए जी। ठीक है, पूरे प्रशासन का आप मानिए इस एक डिसीजन से मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा।
ठीक है, तो मेरी हाथ जोड़ के नीतीश जी से विनती है कि इस डिसीजन को अवश्य रिकंसिडर करें उनको रिलीज करने से अग्रवाल जी, लेकिन बहुत विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप लोगों की चिट्ठी का असर पड़ता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है? वहां पर अभी तक कोई भी एक भी ऐसा कदम नीतीश सरकार ने नहीं बढ़ाया है जिससे ये नजर आए कि उन्होंने आईएएस एसोसिएशन की चिट्ठी को गंभीरता से लिया है, और रिहाई वहां तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है कि अब कल रिहा हो जाएंगे। बिल्कुल, इनफैक्ट हमें भी कोई खास उम्मीद नहीं है कि नीतीश जी का उस चिट्ठी पे कोई भी असर होगा या उनके डिसीजन पे उसका कोई फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट नीतीश जी तो आनंद मोहन के परिवार के साथ शादी व्यवहार में शामिल हो रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, और जो सालों की कानूनी कार्यवाही है, जांच पड़ताल, अदालती प्रक्रिया है, उस सबको शून्य कर दिया उनके एक इस डिसीजन ने। किस चीज के लिए? राजनीतिक मौका परस्ती के लिए। आनंद मोहन सिंह जो हैं वो उनको बेशक नीतीश कुमार को शायद थोड़ा राजपूत वोट जो है वो दे सकते हो, कितना डिलीवर कर पाएंगे हम कह नहीं सकते, पर नीतीश जी का दलित वोट जो है वो जरूर इससे आहत होगा। ठीक है जी, आप ये सोचिए उन्होंने जेल रूल्स को के साथ छेड़खानी कर दी है, उनकी शादी व्यवहार में शामिल हो रहे हैं। इस डिसीजन से गुंडा राज और असामाजिक तत्वों का जो प्रभाव है भारतीय राजनीति में, पर्टिकुलरली बिहार की राजनीति में, वो बढ़ेगा ही। हाँ, और उसकी पकड़ जो है वो और पक्की होती जाएगी। ये सीधा उन 1990s की याद दिलाता है, 1990 के दशक की, जब ये घटना घटी थी। ठीक है, और एक चित्रा जी मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसे कहते हैं आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है। आपने कहा है कि 1990 का जो दशक, वो जो दौर है बिहार का, वो लौटता हुआ नजर आ रहा है। राजीव रंजन जी, फिर तो ये आप लोगों के लिए बहुत धब्बा साबित हो जाएगा। बार बार 90 के दशक की याद दिलाकर आप लोगों ने बाद में अपनी सरकार बनाई। एक अपराधी को छोड़े जाने को लेकर इतने सारे नियम कायदे कानून बदलने के पीछे क्या राजपूत वोट बैंक है, राजीव रंजन जी? और आप लोगों को लग रहा है कि एक अपराधी के छोड़े जाने से जो राजपूत वोटर है वो आपकी तरफ आ जाएगा? बिहार की जनता जो है वो इस तरह से सोचती है क्या? देखिए, मीडिया में जो एक परसेप्शन बनाए जाने की कोशिश हो रही है, मैं उस विशेषाधिकार को चुनौती नहीं देता, लेकिन मैं अभी प्रणय अग्रवाल जी को सुन रहा था। सेवा संघ के तौर पर मैं उनसे अपेक्षा नहीं करता था कि राजपूत वोट दिला देंगे, वो शादी विवाह सामाजिक शिष्टाचार के आयोजन और मुख्यमंत्री की उपस्थिति की वो आलोचना कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें विषय पर खुद को केंद्रित रखना चाहिए था। एक महत्वपूर्ण अधिकारी अगर अधिकारी संघ के कन्वीनर के तौर पर निजी और व्यक्तिगत हमले कर रहा हो, तो ये राजनेताओं और इन अधिकारियों के बीच का जो फासला है वो प्रणव अग्रवाल जी ने मिटा दिया, पहली बात। दूसरी तरफ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस सवाल पर आज इतना हाय तौबा हो, जिस समय उन्हें सजा मिली, निसंदेह उस समय की परिस्थितियों की चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में सरकारी अधिकारी सुरक्षित हैं और पहले के मुकाबले कानून व्यवस्था में गुणात्मक बदलाव है। इसीलिए इस संशोधन से बिहार में अधिकारियों के असुरक्षित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। उल्टे दूसरी तरफ जो प्रणव अग्रवाल से कुछ सवाल पप्पू यादव जी ने पूछा, प्रदीप शर्मा से लेकर के कई अधिकारियों के सवाल पर कि इनकी आपत्तियां इतनी सेलेक्टिव क्यों, कि किसी एक मसले पर काफी आप मुखर हैं, लेकिन कई आईपीएस अधिकारी, संजीव भट्ट समेत आईएएस अधिकारी, प्रदीप शर्मा और ऐसे कई अधिकारी जो कहीं ना कहीं गुजरात उस समय की हुकूमत के द्वारा प्रताड़ित किए गए सिविल सर्विसेज के एसोसिएशन कहां से कहां ले जा रहे हैं राजीव रंजन जी? आप कहां से कहां ले जा रहे हैं? यहाँ पर इनके घर का मामला नहीं है सर। सुनिए ना, प्रणय अग्रवाल जी की जो बातें थी, इनके घर का तो मामला है नहीं। इनका एक साथी था जो अपनी ड्यूटी पर था, वो मीटिंग करके गोपालगंज वापस लौट रहा था। भीड़ ने किसी के उकसावे में आकर जिसको सजा हुई और अदालती ये फैसला है। ये प्रणय अग्रवाल या चित्रा त्रिपाठी या बाकी लोगों का फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक आनंद मोहन खटखटाते हैं, उनको राहत नहीं मिलती है, और आप लोग नियम में तब्दीली कर देते हैं और बोलते हैं गुजरात का, यहाँ का, वहां का, उनको टॉर्चर किया जाता है। सर, मार दिया गया था भीड़ की ओर से, लिंचिंग की गई थी एक अधिकारी की। दूसरे अधिकारी जब भीड़ में जाएंगे, आप कैसे भरोसा दे पाएंगे? राजीव रंजन जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि मृत्युंजय तिवारी जी, कैसे भरोसा दीजिएगा आप लोग भी वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी, और आपकी सरकार ने तो जेल तक पहुंचाया था मृत्युंजय तिवारी जी, फिर अचानक से इतना प्यार क्यों बरसने लगा है? देखिए चित्रा जी, मीडिया ट्रायल के माध्यम से
किसी को न सजा दी जाती है, न किसी को सर सुप्रीम कोर्ट ने बचाया सजा दी जाता है, है, न मीडिया किसी ट्रायल को नहीं फंसाया कराया जाता मृत्युंजय है। तिवारी जी। ये सुप्रीम कोर्ट ने माननीय राहत देने से इनकार कर दिया था माननीय मृत्युंजय सर्वोच्च तिवारी जी। न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ही कानून में बदलाव किए गए हैं और उन्होंने 15.5 साल की सजा काटी है। और आनंद मोहन जी जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ 26 और लोगों की रिहाई हुई है। अगर उन्होंने सजा पूरी कर ली और एक सभ्य नागरिक वाला आचरण दिखाया तो कानून का राज कायम है। कानून के दायरे में जो भी हो रहा वो नीतीश तेजस्वी की सरकार में हो रहा है। लेकिन गुजरात में क्या हो रहा है? गुजरात में बिल्किस बानो के मामले में गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बच्चों के साथ उस अपराध पर भाजपाई कुछ नहीं बोलते हैं। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र। इस मामले में तो बीजेपी खुद ही मैं पूछ लूंगी बैठे हुए धनंजय गिरी जी स्टूडियो में, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जिन 26-27 लोगों को आप लोगों ने छोड़ा है ना, उनमें से 93 साल का एक व्यक्ति बहुत पहले ही उनकी मौत हो चुकी है, उसका भी नाम आप लोगों ने शामिल कर दिया है। तो ये तो आप लोगों का हाल है सर। ठीक क्या है मृत्युंजय तिवारी जी, ठीक क्या है? और ये कौन से अधिकारी हैं जो इतनी बड़ी गलती करते हैं? और सुप्रीम कोर्ट के आप आदेश को सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि सजा कम कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे 20 साल पूरा कीजिए, और यहाँ पर आपकी सरकार आगे बढ़ के सजा कम कर देती है, फिर आप कहते हैं सुशासन है। इस चित्रा जी इस मामले पर बेवजह का तुल दिया जा रहा है। सर बेवजह बिल्कुल भी नहीं है। एक IAS अधिकारी को मार दिया गया था ड्यूटी के दौरान, ये बेवजह का तुल बिल्कुल भी नहीं है मृत्युंजय तिवारी जी। अमिताभ दास जी हमारे साथ हैं, उनके पास में जाऊंगी अमिताभ जी, लेकिन एक बार ठीक है सर, ठीक है, लेकिन उसके पहले हमारे साथ स्टूडियो में धनंजय गिरी जी मौजूद हैं। आप लोग भी खुलकर बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर भी राजपूत वोट बैंक देख रही है बीजेपी, अपराधी में भी। धनंजय गिरी जी। नहीं चित्रा जी, देखिए हमारा इरादा वोट बैंक का बिल्कुल नहीं होता है। हम सरकार में नहीं है लेकिन जन सरोकार में हैं, और जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को हम लोग बखूबी उठाते रहते हैं। बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, अनुकंपा पे सरकार है, अपराधियों की बहार है, बिहार का बंटाधार है नीतीश कुमार। ये बताइए क्या स्टैंड है आनंद मोहन पर आप? 1925 के बाद 87 सालों बाद बिहार में जेल मैनुअल में नीतीश जी ने 2012 में परिवर्तन किया था, उसको 2023 में इन्होंने फिर परिवर्तन किया। अब कहने का मतलब है ये यूटर लेने की नीतीश जी की आदत रही है। शराब के मसले पर आप देख लीजिए या किसी भी मसले पर देख लीजिए, आप कोई भी योजनाएं नीतीश जी को उठा कर देख आनंद मोहन पर क्या शराब पे क्यों जा रहे हैं? आनंद मोहन पर बोलिए ना, कहाँ जा रहे हैं इधर उधर? आनंद मोहन जी की आड़ में 27 लोगों को छोड़ा गया है, और इसमें बिहार को अपराध मुक्त नहीं अपराध युक्त किया जा रहा है। 27 लोग जो छोड़े गए हैं उसमें से 16 लोग जो है MOI समीकरण का ख्याल रखा गया है। बिहार पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा है, आज अपराध बिहार में अपराध नहीं, अपराध क्या दिक्कत है? आनंद मोहन पर चुप्पी, यहाँ पर भी आपको आनंद मोहन को किसने अरेस्ट किया? आनंद मोहन पर किसने केस किया था? आनंद मोहन को बाहर निकलने से रोकने के लिए कानून 2012 में किसने बनाया था? तो नीतीश जी का जो स्थिति है कि सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं नजर नीतीश कुमार आहिस्ता आहिस्ता। नीतीश कुमार की यही पॉलिसी है, यूटर्न का पॉलिसी है बिहार में, और बिहार आज अपराध के आगोश में है। आप बिहार में लालू बालू और बोतल में फंसा हुआ बिहार है। बिहार की वो स्थिति हो चुकी है कि बिहार दुर्दांत अपराधियों के हवाले हो चुका है। आनंद मोहन की रिहाई गलत है। आनंद मोहन की रिहाई गलत है। धनंजय गिरी जी एक सेकेंड सर, आनंद मोहन की रिहाई गलत है। देखिए गलत सही की बात बीजेपी नहीं है। नहीं, ये बीच वाला रास्ता नहीं चलेगा यहाँ पर। ये बिहार दर्शक यहाँ आज पर के वोट डेट करने के में लिए नहीं बैठा हुआ अपराधियों के है। आगोश एक लाइन में बोलिए, एक लाइन में बोलिए, वहां पर उनकी रिहाई गलत है या फिर सही है? क्या मान रही है बीजेपी? देखिए उनकी रिहाई को सरकार ने नियम बदल करके किया है। बिहार में आज के डेट में देखिए 27 अपराधी और छोड़े गए, और बिहार में उनके यहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ है, जिसको लालू यादव एक बार मुड़ी कटवा करते थे। सही है, मुझे तो बीजेपी और जेडीयू और आरजेडी की भाषा में ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। बिहार में लालू जी जिस समय कम्युनिस्ट को मुड़ी कटवा पार्टी कहा करते थे, वो टाडा में बंद कैदियों के लिए भी धरने पर बैठ रहे हैं। तो बिहार की स्थिति तो लॉ एंड ऑर्डर में है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, बिहार पूरी तरह से जिंदा है मनी ऑर्डर पर। आधा से ज्यादा बिहार आज पलायन कर चुका है। समझ में आ गई कि आप रट के आए हुए हैं और उतना ही बोलेंगे। मैं पूछ रही हूं कि नीतीश कुमार ने ये जो जेल मैनुअल बदला है, अरे सर सुनने बोलने तो दीजिए कम से कम मृत्युंजय जी। जेल मैनुअल में जो तब्दीली की है वो गलत है, बीजेपी मानती है या नहीं मानती है? आनंद मोहन की रिहाई गलत है या सही है? 1925 के बाद 87 सर ये तीसरी बार आप बोल रहे हैं, अभी बताइए सही है या गलत है? बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखिए बीजेपी ये मानती है कि बिहार को अपराध मुक्त रखना है, और जो तमाम लोग
जो आनंद मोहन की आड़ में छोड़े जा रहे हैं वो एक योजना का हिस्सा है। बिहार में अपराध को बढ़ावा देने के लिए और चुनावी नजरिए से सब किया जा रहा है ताकि अपराधियों के आगोश में बिहार चला जाए। सही है या गलत है, हाँ या नहीं धनंजय गिरी जी? देखिए, बिहार को आज के डेट में हाँ जो अपराध के आगोश में ले जाया जा रहा है, समस्या वहां पे। बीजेपी क्यों कंफ्यूज है इतनी? नीतीश कुमार के साथ हैं आप भी इस पूरे मामले में? नहीं, हम लोग कानून के साथ हैं, हम जन सरोकार के साथ हैं, लोगों के साथ हैं। लोग आज बिहार में पुलिस बात हो रही है, आज बिहार में पुलिस पीट रही है, खनन माफिया के हाथ तो खनन अधिकारी पीट रहे हैं, खनन माफिया का तो खनन अधिकारी पीट रहे हैं, आज पुलिस पीट रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जो आईएएस का परिवार है वो इंसाफ के इंतजार में है। मैं उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूँ, यहाँ पर अपनी ढपली अपना राग आप लोग वही अलापते हुए नजर आ रहे हैं। उसके परिवार का कोई सोचा है उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी? एक दलित परिवार, एक सामान्य सा परिवार अपनी ड्यूटी निभा रहा है और उस पर आप ये कहने तक धनंजय गिरी आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई गलत है। अरे सर, आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए उस परिवार को, इंसाफ चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जी, उनकी पत्नी को सुनिए, आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए उनको नहीं चाहिए। आपने पूछा बीजेपी से, बताइए, जवाब नहीं दे पाई। हाँ तो ठीक है ना, कम से कम आपको ये नहीं लगेगा कि सारे सवाल आप ही से होते हैं। बीजेपी भी तो आप ही लोगों के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले में। बिल्कुल अरविंद वाजपेयी जी के पास। बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए हम लोगों ने नीतीश जी का साथ दिया था और लंबे समय तक दिया था। हम लोगों ने दलीय हित को किनारे रखा था देश और प्रदेश के हित में, और आज नीतीश कुमार बाहुबली के खिलाफ आप लोग रहते हैं, लेकिन चलिए अमिताभ कुमार दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद अनुराग भदौरिया जी और एलजेपी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद जी आपके पास फौरन आ रही हूँ, लेकिन अमिताभ कुमार दास जी आपके पास आते हुए, अब राजनेताओं का चरित्र तो आनंद मोहन के मामले में मुझे एक सा ही नजर आ रहा है, लेकिन आप ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, जरा उसके बारे में बताइए। क्या नेताओं से कम इस पूरे मामले में अब इंसाफ की आस पूरी तरह से बंद हो चली है? अमिताभ कुमार दास जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जितने राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। सबको राजपूत वोट बैंक की चिंता लगी हुई है। आज भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने मांग की है कि आनंद मोहन को छोड़ दिया गया, बहुत अच्छा किया गया, अब प्रभुनाथ सिंह नाम के माफिया डॉन को भी छोड़ दिया जाए। तो इनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है राजपूत वोट बैंक पर। और मैं इसमें पटना हाईकोर्ट में PIL करने जा रहा हूँ, जनहित याचिका करने जा रहा हूँ। आजकल में वो फाइल हो जाएगा और मैं पटना हाईकोर्ट से दरखास्त करूंगा कि जो नीतीश कुमार की सरकार ने कानून में संशोधन किया है, उस संशोधन को तुरंत रद्द किया जाए, क्योंकि वो संशोधन जन विरोधी है और उससे सरकारी सेवकों का मनोबल टूटेगा। जी, लेकिन यहां पर तो नीतीश सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि नियमों के तहत पूरी कार्रवाई हो रही है, पूरी प्रक्रिया हो रही है। अमिताभ कुमार जी, आपको लग रहा है कि इंसाफ पूरा होगा इस पूरे मामले में? देखिए, नीतीश सरकार से तो मुझे कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। सरकार तो लाख की वोट है, ऐसे सरकार इंसाफ नहीं देगी। लेकिन जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नाक पड़ेगी तब तो इंसाफ इनको देना ही पड़ेगा, है ना। अब नीतीश कुमार को तो राजपूत वोट बैंक की चिंता है, तो इन्होंने तो कानून को ही बदल डाला। इसमें प्रक्रिया की बात कहाँ से आती है? आपने कानून को ही बदल डाला। खुद का आपका बनाया 2012 का कानून था, उसको आप 2023 में बदल रहे हैं और सरकारी सेवकों की हत्या को कह रहे हैं कि अब साधारण हत्या मानी जाएगी। पूरे बिहार में सरकारी प्राधिकारियों का मनोबल तोड़ रहे हैं, तो कानून की बात कहाँ से आ गई? ये तो नीतीश कुमार से अब मैं क्या कोई इतना बड़ा झूठ बोलने वाला तो बहुत मुश्किल से मिलेगा दुनिया में। जी, अरविंद वाजपेयी जी, सीधे आपके पास आते हुए, जब अदालतें एक व्यक्ति को हत्यारा ठहराती हैं, जब किसी भी अदालत से उनको राहत नहीं मिलती है, नेताओं को क्या जल्दबाजी है? और एलजेपी भी दबी जुबान में, चाहे बीजेपी हो, मृत्युंजय तिवारी की जुबान हो, राजीव रंजन की जुबान हो और आपकी भी, सभी मिले हुए नजर आते हैं इस मामले में। अरविंद वाजपेयी जी, हमने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। आपने पहले ही आइडिया लगा लिया कि अरे आपके नेताओं को तो सुन के आ रही हूँ ना अरविंद जी, आपने नहीं बोला ना। देखिए, आपके नेताओं की बात तो सुन के आ रही हूँ, इसलिए सवाल पूछा था। बोलिए आप क्या बोलना नेताओं ने भी नहीं बोला है, तो यही तो पूछ रही हूँ ना कि नेताओं ने भी नहीं बोला है। नेताओं के नहीं बोलने से ही तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुप्पी किस बात की है। तो हम जवाब दे रहे हैं ना, तो हम आज का हम नहीं, कोई चुप्पी नहीं है। हमारे लिए आनंद मोहन एक अपराधी है, सजा याफ्ता अपराधी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये जो कानून में बदलाव नहीं है, ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस बदल दी है। गवर्नमेंट को एक इंस्ट्रक्शन निकालनी है, ना कैबिनेट की मंजूरी, ना किसी की मंजूरी, ना विधानसभा में डिस्कशन हुआ, एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाल दिया। और क्यों निकाल दिया? जिससे कि 20 साल के बाद कंसीडर बोर्ड करता है।
तो ये क्योंकि 20 साल में पहले छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर निकाल दिया नीतीश बाबू ने। तो हम तो ये शुरू से कह रहे हैं कि नीतीश बाबू दलित विरोधी हैं। वो कौन थे? डीएम साहब दलित थे, लिंचिंग हुई, आपने ठीक कहा कि लिंचिंग हो गया उनकी, और उनको छोड़ दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट की सैकड़ों जजमेंट आ चुकी हैं, अभी 23 में जजमेंट आई है लेटेस्ट, शिवा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसने कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स मतलब लाइफ, छोड़ ही नहीं सकते, ना 20 का चक्कर ना 14 का चक्कर। तो दलित पॉलिटिक्स जो आप लोग करते हैं, एलजेपी जो दलित पॉलिटिक्स करती है, एक दलित आईएएस अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए क्या करेंगे अरविंद वाजपेयी जी आप लोग? पुलिस देखिए पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, किस किस को छोड़ा है जरा सुन लीजिए। अशोक यादव, शिवजी यादव, किरत यादव, राजबद्दल यादव, प्रतिमा राय, किशन देव राय, चंद्रशेखर यादव, खेलावन यादव, मोहम्मद खतबुद्दीन, अलाउद्दीन अंसारी, हलीम अंसारी, अख्तार अंसारी, किसको छोड़ रही है? ये सब जाति का खेल कर रहे हैं नीतीश बाबू। और ये जंगल राज पार्ट 2 है। 1 में हत्या कर दी, 2 में छोड़ दो। ये कोई इतना आसान मामला है? ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत हो गई बाहुबली नेता रहे, ये बताइए आईएएस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए क्या करेगी आपकी पार्टी? सवाल क्या हो रहा है? आप कहाँ जा रहे हो चित्रा जी? चित्रा जी आप कहाँ जा रहे हो? इंसाफ सवाल क्या हो रहा है कि नीतीश बाबू ने क्या किया है? हाँ, परिवार को नीतीश बाबू ने क्या किया है? सवाल ये है कि इसके करता धरता इस सारे काम के करता धरता नीतीश बाबू हैं। नीतीश बाबू की पोल खुल रही है डे बाय डे। जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है जो हम कह रहे हैं। ऐसे तभी होते हैं कि कानून को फाड़ के फेंक दीजिए। अरे अब आप इससे आगे बढ़िए ना, ठीक है अरविंद वाजपेयी जी, इससे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ उस परिवार को, एक सेकंड सुनिए सर, पहले सवाल सुन लीजिए अरविंद वाजपेयी जी। चूंकि आपकी पार्टी दलितों की पॉलिटिक्स करती है बिहार में, वो आईएएस दलित परिवार से आते थे। बहन मायावती ने भी उत्तर प्रदेश से आवाज उठाई है, कहा है कि सरकार नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। आप लोग दलितों के नाम पर वोट मांगते हैं। मेरा ये सवाल है अरविंद वाजपेयी जी, अब एलजेपी की ओर से उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या करने वाले हैं? जवाब दीजिए इसका, इधर उधर मत जाइए। न्याय तो सुप्रीम कोर्ट देता है। देखिए चित्रा जी, न्याय सुप्रीम कोर्ट देगा, हाई कोर्ट देगा, लोअर कोर्ट देगी। न्याय मिल चुका है उनको, लेकिन न्याय को उल्टा करने का जिम्मा नीतीश बाबू ने उठा लिया है। न्याय हम लोग क्या दिलाएंगे? हम लोग तो कानूनी मदद जो हो सकती है वो करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। आपने ठीक कहा कि सुप्रीम कोर्ट गए थे आनंद मोहन सिंह, उन्होंने फेंक दी, डिसमिस कर दी पिटीशन। तो ये नीतीश बाबू को किसने अख्तियार दे दिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जाके अपराधियों को छोड़ेंगे? और ये 27 अपराधी छोड़े हीनियस क्राइम के। प्लीज नोट डाउन, हीनियस क्राइम के। अब बिहार में क्या होगा? राजवल्लभ यादव कौन है ये सबको मालूम है। ये बैठे हैं मुरारी तिवारी जी, मृत्युंजय जी, इनको सब पता है, सब इन्हीं के लोग हैं। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि बिहार को कहां पहुंचा रहे हैं आप? ठीक है, इस सवाल के जवाब कहां लेके जाएंगे? अनुराग भदौरिया जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है अनुराग जी, वैसे तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर बहुत बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि बिहार को लेकर ये चर्चा हो रही है, फिर तो बिहार की जो स्थिति है वो देखकर लोग यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा अच्छा होता है, वहां पर कम से कम इंसाफ मिलता हुआ नजर तो आता है। बिहार में तो ये हाल है, अपराधियों को छोड़ने के लिए सरकार जेल मैनुअल ही बदल देती है। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश में भी तो आपराधिक मुकदमे वापस किए गए, तब तो आवाज किसी ने नहीं उठाई। अपराधियों पे मुकदमे वापस किए गए, किसने आवाज उठाई? मैं पूछना चाहता हूं। जब हमने बोला क्यों उठाए गए, तो कह रहे हैं कि ये तो भाई कोर्ट से होता है। अब जबकि ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। मैं तो समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं, हमें तो वीआईपी कल्चर ही नहीं पसंद है। ये वीआईपी कल्चर क्यों होना चाहिए कि नेता के लिए अलग रूल, वीआईपी अगर कोई अधिकारी अलग रूल, गरीब के लिए अलग रूल? क्या मेरी जान या चित्रा की जान या किसी और अधिकारी की जान, नेता की किसी की जान अलग अलग होगी क्या? सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। अगर कोई आम व्यक्ति मरता है तो भी कानून वही लागू होना चाहिए जो वीआईपी मरता हो। ये नहीं है वीआईपी के लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून। तो मैं तो कहता हूं कि एक कानून होना चाहिए। में आपको वीआईपी नजर आ रहा है, बनाने की कोशिश कर रही है तो अच्छी बात है। मिस्टर भदौरिया, एक आईएएस अधिकारी में आपको वीआईपी नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर सुनिए वीआईपी का अगर आम आदमी की डेथ हुई होती तो क्या ये मैनुअल नहीं था? जेल मैनुअल नहीं है? भदौरिया जी एक सेकंड इधर उधर लेकर मत जाइए, एक सेकंड सर, ये समाजवाद की आड़ मत लीजिए एक अपराधी को बचाने के लिए। मिस्टर भदौरिया एक सेकंड सुनिए, वो एक सम्मानजनक आईएएस ऑफिसर थे जिनकी लिंचिंग में जान गई थी, और आप इस तरह से कहेंगे ये गरीब की जान गई, वो गरीब की जान गई, इनकी गई, उनकी गई। वो एक अधिकारी था, अपनी ड्यूटी पर तैनात थे।
37 साल उनकी उम्र थी, आपको अंदाजा है? उसके हिसाब नहीं, चुप तो मैं रहूंगी, लेकिन आप बैठकर यहाँ पर समाजवाद की आड़ मत लीजिए ना अनुराग भदौरिया। बोलने भी नहीं दोगे? हाँ तो आपका अंदाजा लगा के मैं क्या करूंगा? नियम बदला, नीतीश कुमार ने सही किया गलत किया ये बताइए। अरे सर आप इतिहास गिनाएंगे, टाइम नहीं है ना। कुछ एजेंडा चलाइए, आप चलाइए एजेंडा। बोलिए चित्रा जी मैं एजेंडा चलाने आई हूं। अरे मुझे बोलने नहीं दे रहे आप, इतनी देर बाद आए फिर भी मेरे ऊपर सवार है। अरे मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप चिल्लाइएगा। आपको जो एजेंडा चलाना चलाइए। मैं कह रहा हूं कि अनुराग भदौरिया एक आम व्यक्ति की जान, किसी भी, चाहे कोई IAS हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, सबकी जान बराबर होती है नहीं होती? मेरा सवाल आपसे ये है। नीतीश कुमार ने नियम बदल के सही किया या गलत किया मिस्टर भदौरिया? जिसकी हत्या हुई है मेरी पूरी सिंपैथी उनके साथ है, लेकिन जान तो सबकी बराबर होती है ना। आप अलग अलग क्यों बांटा जा रहा है? मेरा सवाल सीधा सा है। आप कुछ भी बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया? मैं पूछ रही हूँ नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल बदल के सही किया या गलत किया? यहाँ पर अनुराग भदौरिया की जान या चित्रा त्रिपाठी की जान की बात नहीं है। एक आदमी जिसकी जान जा चुकी है ये उसकी बात है। सीधा सवाल, नीतीश ने सही किया या गलत किया? अब इधर उधर मत जाइएगा प्लीज। नहीं आई है आप, तैयारी से नहीं आई हैं आप, तैयारी से नहीं आई हैं आप, पूरा मैनुअल पढ़ के नहीं आई कि 20 साल की सजा किसको होगी भाई? इसमें आजीवन कारावास किसके लिए? 14 साल और 20 साल क्यों है ये बता दीजिए मुझे। 20 साल क्यों है या 14 साल क्यों है? अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उसके लिए आजीवन का मतलब होता है 20 साल। अगर कोई नॉर्मल आदमी है तो अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो 14 साल के बाद रिहा हो सकता है। मेरा दूसरा मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, मेरी सिंपैथी सबके साथ है। हम कहते हैं कि कानून बराबर क्यों ना हो, ये रूल सबके लिए बराबर। अगर 20 साल है तो सबके लिए 20 साल हो। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था आनंद मोहन को रिहा करके नीतीश कुमार क्या बिहार में राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं? 77% लोगों का जवाब हाँ में है, 23% लोगों का जवाब नहीं में है। आनंद मोहन की कल रिहाई हो रही है। IAS एसोसिएशन ने खत लिखकर पुनर्विचार की मांग की है, लेकिन नीतीश सरकार पर उनके खत का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बिहार की राजनीति राजपूत वोटों के सहारे कैसे बढ़ेगी आगे, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।